वेलकम टू द स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स क्लास। आज की इकोनॉमिक्स क्लास में टॉपिक रहेगा भुगतान संतुलन। और आज का ये प्रश्न है, भुगतान संतुलन को परिभाषित करते हुए इसे अनुकूल बनाने हेतु सुझाव दीजिए, या प्रतिकूल भुगतान संतुलन का अर्थ लिखिए। भारत के प्रतिकूल भुगतान संतुलन के सुधार के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। ऐसे भी ये प्रश्न आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले इसका उत्तर जानें कि भुगतान संतुलन क्या होता है। भुगतान संतुलन किसी देश के आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित लेखा जोखा है जो किसी देश के निवासियों द्वारा विश्व के अन्य देशों के निवासियों के साथ किया जाता है। एक सिस्टमेटिक कंप्रोमाइज़ होता है। भुगतान संतुलन के विवरण में प्राय लेन देन की मदों में चालू खाता और पूंजी खाता की मदों का उल्लेख होता है। जब किसी देश का चालू खाता पूंजी खाता के अंतर्गत कुछ लेनदारियों तथा देनदारियों की तुलना में अधिक होता है तो उस देश का भुगतान संतुलन अनुकूल कहा जाएगा। वर्तमान समय में अनुकूल भुगतान संतुलन आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि का सूचक माना जाता है। भारत एक विकासशील देश है। भारत जैसे विकासशील देश में प्रतिकूल भुगतान संतुलन एक विकट समस्या बनी हुई है। इसे अनुकूल बनाने के लिए हम कुछ उपाय सुझा सकते हैं, कुछ चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए होंगे कि भुगतान संतुलन क्या होता है। और भुगतान संतुलन में भी जब 2 फैक्टर बन जाते हैं, एक होता है अनुकूल भुगतान संतुलन और दूसरा होता है प्रतिकूल भुगतान संतुलन, जो कि यहाँ पर बता दिया गया है। जब किसी देश का चालू खाता और पूंजी खाता के अंतर्गत जो लेनदारियाँ हैं और जो देनदारियाँ हैं, लेनदारियों तथा देनदारियों की तुलना में अधिक होता है, यानी लेना ज़्यादा है और देना कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस देश में कैसी स्थिति है, उस देश में जो भुगतान संतुलन है वो अनुकूल है। लेकिन यदि हमारी देनदारियाँ ज़्यादा हों, देना हमें ज़्यादा है, लेना कम है, यदि किसी देश की ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी स्थिति हो, तो ये माना जाएगा कि वहाँ पर उस देश में क्या है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन है। और हमारे भारत देश में ये बहुत ही विकट समस्या है और हमारा भारत देश इस समस्या से फेस कर रहा है, जूझ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिकूल भुगतान संतुलन एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो क्या क्या हम इसमें यदि हम अपने प्रतिकूल भुगतान संतुलन को अनुकूल भुगतान संतुलन के रूप में लाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहला काम इसमें क्या करना होगा, आयातों को कम करना। यानी जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं और हम एक तरह से हम विदेशों पर निर्भर हो गए हैं, तो हम अपनी जो नीड की वे चीज़ें हैं, जो हमारी वे आवश्यकताएं हैं, हम यहीं पर उन चीज़ों को उत्पन्न करें और बाहर से ना मंगाएं, कम से कम मंगाएं, तो हम अपने जो हमारी देनदारियां हैं उनको कम कर सकते हैं। यदि भुगतान संतुलन को भारत के अनुकूल करना है, तब यह आवश्यक है कि हमें अपने आयातों में कमी करनी होगी, क्योंकि आयातों में कमी से देनदारियां कम होंगी और भुगतान संतुलन अनुकूल हो सकेगा। सरकार आयात की वस्तुओं पर अधिक आयात कर लगाकर, देश में आयातित वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाकर, व्यापारियों को आयात लाइसेंस देकर तथा आयात कोटा निश्चित कर आयातों को कम कर सकती है। अर्थात जो वस्तुएं हम बाहर से मंगाते हैं उनको आयात करने का काम बहुत ही कम होगा। अर्थात कम वस्तुओं को मंगाया जाएगा तो उतना ही हमारा पैसा बचेगा जो कि हमें विदेशों को देना है। उसके बाद दूसरा है निर्यातों में वृद्धि। जब हम अपने देश की चीज़ों को निर्यात करेंगे, बहुत अधिक मात्रा में करेंगे, या जो हम आज कर रहे हैं हम प्रतिवर्ष उसको बढ़ाएंगे, तो
तो इसका अर्थ ये होगा कि हमारी जो लेनदारियां हैं वो बढ़ेंगी और जो हमारी देनदारियां हैं वो घटेंगी। निर्यातों में वृद्धि करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है और भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में किया जा सकता है। निर्यातों में वृद्धि के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। वो कौन से उपाय हैं देखिए। नंबर 1, वस्तुओं के गुण और मात्रा में वृद्धि तथा उत्पादन लागत में कमी के द्वारा हम कम कर सकते हैं। वस्तुओं से संबद्ध उद्योगों को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। निर्यात कर में कमी करना, बंदरगाहों तक तैयार उत्पादों को ले जाने की उचित व्यवस्था करना। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्शन करते हैं लेकिन उनके पास अपनी चीज़ों को, अपने माल को बाहर भेजने की कोई साधन नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है इस बात का, तो उनकी मदद की जानी चाहिए और उनका माल बाहर भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए। बंदरगाहों से जहाज़ में लदान की कारगर व्यवस्था करना। ये सभी चीज़ों पर यदि ये 5 चीज़ें हैं, इन पर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश का जो भी उद्योगपति है, वो जो भी प्रोडक्शन कर रहा है तो वो इंटरेस्टेड होगा और भी अधिक अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और अपनी जो भी तैयार माल है उसको बाहर भेजने के लिए। चूँकि अब उसे ज्ञान हो गया है और सरकार उसकी मदद कर रही है तो इससे हमारा निर्यात बढ़ेगा। तीसरी चीज़ होती है मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन करके निर्यात बढ़ाने के प्रयास किए जा सकते हैं। मुद्रा के मूल्य में कमी कर देने से विदेशी व्यापारियों को अपेक्षाकृत कम मुद्रा देकर वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यातों के बढ़ने की संभावना होती है। चौथा है विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करके। विदेशी पर्यटकों को अपने देश में दर्शनीय स्थलों की और आकर्षित करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। वर्तमान सरकार भी इस दिशा में काम कर चुकी है और कर रही है कि हमारे जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उनको और भी अच्छा बनाया जाए और भी सुंदर बनाया जाए, ताकि जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए आएँ और इंटरेस्टेड हों कि वो भारत में आएंगे, इन चीज़ों को देखेंगे, तो उससे हमें लाभ होगा, देश को बेनिफिट होगा। पांचवा होता है विनिमय नियंत्रण द्वारा विनिमय। नियंत्रण के द्वारा भी भुगतान संतुलन को पक्ष में लाया जा सकता है। सरकार आयात पर प्रतिबंध लगाकर भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में कर सकती है। और छठा है विदेशी विनियोजकों को आकर्षित करके। भुगतान संतुलन को नियंत्रित करने हेतु जो विदेशी विनियोजक हैं, इन्वेस्टर हैं, को पूंजी विनियोग के लिए अपने देश में आकर्षित करना चाहिए। बहुत सारी कंपनी आ रही हैं और निश्चित रूप से गत वर्षों में बहुत काम हुआ है। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आई हैं और बहुत सारी कंपनियां भारत में अपना कारोबार करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उनको जो है जो उचित फैसिलिटी हैं उनको मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि वो और अधिक आकर्षित होंगे, रोजगार के साधन बढ़ेंगे और सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ेगी, जिसके द्वारा उत्पादन की मात्रा को भी बढ़ाया जा सकता है। सातवां है विदेशी ऋण प्राप्त करके। विदेशी ऋण प्राप्त करके भी भुगतान संतुलन को अपने अनुकूल किया जा सकता है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि विदेशी ऋण उत्पादक कार्यों के लिए ही लिए जाएं, अनावश्यक कार्यों के लिए ना लिए जाएं। और निश्चित रूप से जो भी मापदंड बने, जिस प्रकार का वो भी कंप्रोमाइज़ किया जाए, उसको रिटर्न करने में उसको उसी समय पर रिटर्न करते रहना चाहिए। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, 8वां पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण द्वारा। देश की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अधिक प्रयास होना चाहिए, जिससे आंतरिक मांग में वृद्धि न हो। देखिए, जनसंख्या सबसे बड़ा फैक्टर है। मैंने पहले भी बताया कि प्रतिवर्ष भारत की जनसंख्या कई करोड़ बढ़ जाती है। आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि जब देश 1947 में आज़ाद हुआ उस समय देश की जनसंख्या 32 करोड़ थी, लेकिन आज 135 करोड़ जनसंख्या भारत की है। तो पिछले इन 70-75 सालों में कितनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी है और प्रतिवर्ष कितने करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है। यदि
यही आंकड़ा जारी रहा तो आगे आने वाले समय में भयावह स्थिति हो जाएगी। तो मांग भी ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी और प्रोडक्शन इतना नहीं होगा, तो निश्चित रूप से फिर और भी अधिक आर्थिक घाटा होता जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। इस संबंध में सरकार द्वारा परिवार नियोजन के कार्यक्रम को व्यापक और अनिवार्य कर देना चाहिए, और भी जो भी सरकार इसके संबंध में नीति बना सकती है उन नीतियों का निर्माण करके निश्चित रूप से जनसंख्या वृद्धि पर रोक अवश्य लगाई जानी चाहिए। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स वेरी मच।